हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट की परीक्षाओं में लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट की परीक्षाओं में काफी ज्यादा मात्रा में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस परीक्षा जो ये पेपर है आज का, इसको जो देखिएगा, ये जो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन आज शामिल किए हैं, सारे सब्जेक्ट को शामिल कर दिया है। इसमें से आप लोग 30 में 25 अंक ला पाते हैं कि नहीं, इसका स्कोर कमेंट में बताना ना भूलिएगा। उम्मीद है आप अच्छा कर रहे हैं। जितने भी वीडियो डाले गए ज्यादातर लोग 25-25 स्कोर कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि आपकी तैयारी काफी बेहतर और अच्छी है। तो एक बात बताएं, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले जो साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको बीच में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं और आप लोग इतनी मेहनत को अच्छी तरीके से सराह रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते, कुछ लोग जान नहीं पाते, तो नीचे बटन दिखेगा रेड कलर का, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको जरूर दबा दीजिए और बेल आइकन भी हिट करिएगा, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिले और ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन जो सीटेट में आए हुए हैं और जो आ रहे हैं, लगातार की शिफ्टों के क्वेश्चन इसमें शामिल हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखना है आप लोग 25 अंक अर्जित कर पाते हैं कि नहीं। देखते हैं 30 में 30 कौन लाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा पूरी ईमानदारी के साथ। इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। यानी बच्चों को पेड़ों के बारे में संरक्षण में बताया जाए, क्या ऐसा करना चाहिए। देखिए आपको मालूम है बहस करने की बात कर रहा है, तो बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या दिखेगा। बच्चों को एक पौधों को अपनाने के लिए, कोशिश करने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए कहना है। यानी बच्चे को एक पौधा दे दो और उससे कहो कि उसकी कोशिश करे और उसकी मदद करे, यानी उसको देखभाल करे, तो बच्चा इसमें ज्यादा सक्रिय होगा। सिंपल आंसर डी जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर किया होगा। आगे चलिए, आपके पास समय है केवल 20 सेकंड का। देखिएगा क्वेश्चन पढ़ पाते हैं कि नहीं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। नहीं है के संदर्भ में क्वेश्चन करना है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। यानी कि बीमारियों के बारे में, जहां पर बच्चे रहते हैं वहां पर जो बीमारियां हैं उनके बारे में बच्चों से पूछ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को, आंसर को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पहला, इसने समुदाय को बातचीत करने का अवसर देना। ये तो बहुत धनात्मक बात है, ये तो आंसर नहीं जाएगा। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन से बच्चे को जोड़ना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जोड़ना चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। शिक्षा में ये कहा भी गया है एनसीएफ में, जो बच्चों को पढ़ाओ उसको दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाओ। बहुत बढ़िया। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने, बिल्कुल बच्चे डेटा हैंडलिंग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। कह रहा है कि इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक काम करने में सक्षम बनाएगा। चौथा कह रहा है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। देखिए बिल्कुल हमारा आंसर जाएगा जो, वो सिंपल सा सी जाएगा, क्योंकि डेटा हैंडलिंग की बात कर रहा है। यानी बच्चों को सीधे रटने की विद्या सिखाना, ऐसा नहीं करना है ना कि बच्चों को किसी एक चीज में दक्ष बनाना है। हमें बच्चों को उन बीमारियों के बारे में समझने में, बच्चा कहाँ पे सक्रिय है, बच्चा सक्रिय यहाँ पे आपका मिलेगा, कहां पर, सी पे बच्चा सक्रिय नजर नहीं आ रहा। विकल्प कह रहा है नहीं है के संदर्भ में, तो आंसर सी जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तीसरा क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। तो आपको मालूम है कौन सी ऐसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या थी जिसने कहा कि एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र में के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। बिल्कुल एकीकृत पाठ्यचर्या, यानी एकीकृत पाठ्यचर्या की बात जो लेखी एनसीएफ करता है वो कौन सा है, वो बिल्कुल सिंपल सा ए आंसर जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा 10 सेकंड में। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह कैसा होना चाहिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र, यानी कि सभी प्रकार की शिक्षाओं का सर्वांगीण, जिसको कहते हैं सर्वांगीण विकास, तो समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, कि समावेशी हो, कि विषयगत हो, या उपयोग सभी हो। तो बिल्कुल आपको मालूम है कि एनसीएफ हमारा एकीकृत के बारे में कहता है, समावेशी शिक्षा के बारे में भी बात करता है और विषयगत भी होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा डी आंसर है। आंसर सभी ने पहुंच कर दिया होगा। बिल्कुल समय मत गवाइए, आंसर को ध्यान से करिए। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। यानी जो मिड डे मील दिया जाता है विद्यालय में, कौन सा समय सबसे प्रासंगिक होगा, आपको पहचानना है। देखिए शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, ये कह रहा है गलत बात कह रहा है, अधिगम से लेना देना है इससे।
ये ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। देखिए बहुत बढ़िया अवसर के देख के आप लोगों ने आंसर मार भी दिया होगा। तीसरा कह रहा है विद्यालय खाली पेट आते हैं, इसको कहना गलत होगा कि खाली पेट बच्चा आता है। यह शिक्षण अधिगम में बहुत मूल्यवान समय बर्बाद करता है, ऐसा सारी चीजें नहीं है। जो मिड डे मील होता है समय बर्बाद नहीं करता, ये एक शिक्षण का अधिगम का सहायक रूप में होता है, बच्चों को अवसर के रूप में उपलब्ध होता है। तो सिंपल आंसर बी जाएगा। ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, केवल आंसर आपको हिट करना है। आगे देखिए मीणा कहाँ की जनजाति है, मीणा कहाँ की जनजाति है, मीणा कहाँ की जनजाति है बताएंगे। तो सिंपल सा आप लोगों को मालूम होगा मीणा जात, जैसे कि आप लोगों को सुना होगा, राजस्थान की जनजाति है और कुछ आपको सोचना नहीं है। मीणा सबसे ज्यादा राजस्थान में होते हैं ना, मीणा लोग कहाँ पाए जाते हैं, मारवाड़ी लोग। तो बिल्कुल आपको मालूम है राजस्थान में। सिंपल आंसर ए जाएगा। आगे देखेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जानते होंगे। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा सिंपल सा। इसका आंसर हम पहले वीडियो में करा चुके हैं, कौन कौन से राज्य से गुजरती है। फिर भी अगर ना मालूम हो तो कमेंट में पूछेगा, हम पूरा डिटेल में वीडियो बना देंगे। आगे देखिए नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सारे काफी चीजें दी हैं, फल दिए हैं, सब्जियां दी हैं, ये सारी हरी पत्तेदार सब्जियां दी हुई हैं। इनमें से कौन से ऐसे ऐसे सब्जियां हैं या फल हैं या जो भी हैं किसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क, आयरन, यानी आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। तो आंवला में, पालक में, गुड़ में। बिल्कुल सिंपल आंसर ए जाएगा, यानी आंवला, पालक, गुड़ में। क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट, हमारा आलू यहाँ पर भी है तो ये दोनों में होगा नहीं, भिंडी में पाई नहीं जाती। तो सिंपल हमारा आंसर हो गया गलत, यानी भिंडी, आलू, इनमें सबसे ज्यादा लौह यानी आयरन नहीं पाया जाता। सिंपल आप लोगों को मालूम होगा, तो ऐसे एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। तो बिल्कुल आंसर इसका किया होगा ए। बहुत बढ़िया। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, इसके लिए तो बिल्कुल सोचना नहीं है, इसको मालूम है रतौंधी होती है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका आंसर जाएगा ए के साथ। सिंपल सा इसका आंसर जाएगा दोस्तों बी। इसका आंसर सिंपल सा जाएगा, क्या जाएगा, बी। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी। बिल्कुल सिंपल आंसर इसका बी, सभी ने किया होगा। इसके लिए आपको समय मिलेगा केवल 10 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन से बीज नहीं है, तो बीज कौन सा नहीं है कह रहा है। तो देखिए गेहूं आपका दाना यानी बोया जाता है, बीज होती है। काली मिर्च आपका बीज होती है, सौंफ आपकी बीज होती है, लेकिन साबुन दाना ये बीज नहीं है। बिल्कुल सिंपल ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इसका आंसर सी जाएगा। उम्मीद है सभी ने कर दिया होगा। कमेंट में पूछ लेना अगर कोई दिक्कत हो। फिर भी खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। देखिए आलू की चिप्स होती है, बिल्कुल। सेब से जैम, कच्चा आम अचार, लेकिन ये सारी चीजें क्या फलों से है। लेकिन ये जो दूध है ना, ये अलग से हमारा प्रोडक्ट नजर आ रहा है। इसमें क्या कह रहा है, जो दूध है इन सबसे अलग नजर आ रहा है, देख पा रहे होंगे। यानी आलू, सेब, कच्चा आम, ये सब क्या दिख रहे हैं, ये दूध, हमारा दूध से पनीर बनता है। जबकि आलू, सेब और जैम, इनमें सभी में से अगर भिन्न देखा जाए तो कौन सा भिन्न है, बी सिंपल आंसर होगा। अगर आप इसको एलिमिनेट भी करते तो समझ जाते। ये सारे क्या है, सब्जियां और फल हैं, देख पा रहे होंगे। लेकिन दूध क्या है, ये एक अलग से प्रोडक्ट है। बिल्कुल। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत कारक कौन सा है जो सीखने की प्रक्रिया, यानी बच्चा सीखेगा, उसको सीखने में दिक्कत होगी, कौन से ऐसे कारण से। तो बच्चा का वातावरण से बच्चा अच्छे से सीखेगा, प्रभावित नहीं होगा। परिवार से बच्चा प्रभावित नहीं कर सकते, विद्यालय और समाज से नहीं। लेकिन अगर बच्चे के अंदर चिंता हुई है, चिंता है, वो उसकी मनोदशा ठीक नहीं है, तब बच्चे का क्या होगा, शिक्षण होगा जो प्रभावित हो जाएगा। सिंपल आंसर इसका डी होगा। जब बच्चे की चिंता होगी, उसके दिमाग में सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा और वो उस समय अपने एकाग्रता नहीं कर पा रहा होगा, एकाग्र नहीं रह पा रहा होगा, जब उसके अंदर दिमाग में चिंतन चल रहा होगा, चिंता चल रही होगी, सॉरी, चिंतन अलग होता है और चिंता अलग होती है, ठीक है ना। तो सिंपल सा इसका आंसर जाएगा डी। और चिंता क्या है, भाव है, एक चिंता भाव है, डर जैसे भाव है। बिल्कुल। चलिए, निम्न में से किस विधि में शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है, किस पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है। तो आपको मालूम हो किस विधि में शिक्षार्थियों पर व्यक्तित्व ध्यान दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, भ्रमण में, अन्वेषण में, परियोजना में, अधिविन्यास में। सिंपल आंसर इसका ए जाएगा, अधिविन्यास। सिंपल आंसर इसका ए जाएगा। 10 सेकंड भी नहीं लगे। ये क्वेश्चन हमने 5-6 बार करा चुके हैं। इसलिए निम्न में से किसके द्वारा भूकंप या ज्वालामुखी के रूप में हानि को दिखाया जाता है। हानि को दिखाने की बात कर रहा है, किसके द्वारा हानि को, नक्शा चित्र, वृत्त चित्र या मॉडल। तो सिंपल सा जब हानि को दर्शाना होता है कि भूकंप या ज्वालामुखी से जो हानि हुई है उसको दर्शाते हैं वृत्त चित्र के माध्यम से। सिंपल आंसर सी जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। अब आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड का हिस्सा ही अलग हुआ था, इससे तो लगती ही होगी। हरियाणा बगल में है, मालूम है, लेकिन गुजरात बिल्कुल पश्चिम में है। और सिंपल आंसर आपका डी जाएगा। मालूम है कि गुजरात आपका पश्चिम में है, तो सिंपल सा डी जाएगा।
बुद्ध की स्पीयरमैन की परिभाषा के कारक कारक कौन कौन से थे? एक जनरल और एक स्पेसिफिक, यानी हम कहें कि एक विशिष्ट और एक समान कारक। तो कह रहा है जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है जनरल, जनरल का मतलब होता है समान। सिंपल आंसर आप लोगों ने सीख लिया होगा, इसका आंसर बिना सोचे तुरंत कर दिया होगा, बिना समय गंवाए। अगला देखेंगे, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। केवल हम देखिए केवल की बात कर दिया, आंसर हो नहीं सकता। पालक पोषण एवं शिक्षण का, अनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का, तो हम भी नहीं है, यानी ये दोनों का होता है, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बुद्धवर्थ कहते हैं क्या? डेवलपमेंट इक्वल एच इंटू ई, यानी जो बुद्धवर्थ के अनुसार आपका हेरिडिटी है और इन्वायरमेंटल है क्या है? आपस में गुणनफल है। और यहाँ पे है अनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा। बिल्कुल सिंपल आंसर इसका सी किया होगा सभी ने, इसका राइट आंसर जाएगा सी। जवाब देते हुए बिल्कुल आराम से करिएगा, आंसर का देने का समय आपको मिलेगा नहीं, पेपर में आपका ज्यादा वक्त लगेगा क्योंकि आपको वहां पे टाइमर चल रहा होगा। 150 से मिनट मिलते हैं 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, इसलिए सारे क्वेश्चन को करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन पे आपकी नजर होनी चाहिए, समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्तित्व के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या कहलाता है? तो देखिए उसको बोलते हैं क्या? इंट्रापर्सनल की इंटरपर्सनल, कमेंट में बताएंगे इंग्लिश में इंट्रापर्सनल या इंटरपर्सनल के अंतर्गत आता है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा होगा आपको बताएंगे, बताना होगा। देखिए संगीतमय आध्यात्मिक भाषा जैसे ये नहीं होगा, क्या होगा? अंत व्यक्तित्व। ये इंट्रापर्सनल है कि इंटरपर्सनल है, कमेंट में आप लोग स्वयं बताएंगे, इसका आंसर जाएगा डी, समय बिना लगाए। चलिए, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है? देखिए एयरफोर्स की पायलट बनने के लिए क्या होती है? मस्कुलर सही होना चाहिए, यानी शरीर बिल्कुल फिट होना चाहिए एयरफोर्स की पायलट बनने के लिए, क्योंकि उससे सारे सर हाथ से पैर से दिमाग से चाहिए चीज बिल्कुल वो क्या होना चाहिए? मस्कुलर, यानी गति से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी अंत से भाषा से कोई मतलब नहीं है, अंतर व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गतिक रूप से उसका क्या होना चाहिए? पूरी तरीके फिट होना चाहिए। तो सिंपल आंसर सी जाएगा, यानी मस्कुलर उसका पूरे तरीके से फिट होना चाहिए, सिंपल आंसर सी जाएगा, सभी ने किया होगा। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर की जब बात करेंगे, वो बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था हार्वर्ड गार्डनर साहब ने, तो किस पर बल देता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहते थे कि जितने भी लोग होते हैं, बुद्धि हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, किसी में समान नहीं हो सकती, यानी कि अनुबंधित कौशलों के बारे में, समान बुद्धि के बारे में, समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की बात स्पीयरमैन करते हैं, इस बात को याद रखना। विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं के बारे में नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग शक्तियां होती हैं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं बुद्धि के बारे में। तो सिंपल आंसर डी जाएगा, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत इसलिए उन्होंने दिया, कहा था भी कि जितने लोग होते हैं सभी में बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, सिंपल आंसर इसका डी जाएगा। डैश 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 के अनुसार निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। तो देखिए किसके कारण से, किसके कारण से अधिगम अक्षमता? देखिए सेवरल डिस्ट्रक्शन, संवेगात्मक व्यवहारगत नहीं, जो सांस्कृतिक है आपका, सांस्कृतिक यानी जो कल्चर है आपका, इसके कारण से क्या हो सकती है? अधिगम की क्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी ये जो है इसको छोड़कर, यानी आपका कल्चर को छोड़कर बाकी अगर आपकी ये दिक्कतें हैं तो अधिगम अक्षमता हो जाएगी, यानी व्यवहारगत बात करने में अधिगम अक्षमता हो जाएगी। बात सही कह रहा है, इसमें भी सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, लेकिन पहला गलत कह रहा है, यानी जो गलत कह रहा है वही सही होगा। कारण इसका ये क्योंकि डैश के अतिरिक्त, यानी इसका क्या पूछ रहा है? इनमें से एक को छोड़कर बाकी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। तो देखिए सेवरल डिस्फंक्शन होगा अगर बॉडी में, संवेगात्मक यानी दिमाग से व्यवहारगत अगर विघ्न है तो भी ये सारी चीजें हैं, तो क्या होगा? अधिगम की अक्षमता बच्चे में होगी, लेकिन कल्चर से लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल आंसर इसका ये जाएगा, क्योंकि उसने पूछा ही नकारात्मक पक्ष में है, तो समय नहीं लगा होगा ज्यादा आपको इस आंसर को करने में। डिसलेक्सिया से जानते हैं आप लोग, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, और डिसकैलकुलिया, ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत पूछे भी जा रहे हैं। तो डिसलेक्सिया से संबंध किसका है? तो आप लोगों को सिंपल से मालूम होगा, ये पठन विकार है। कैसा विकार है? इसमें तो बिना समय लगाए पठन विकार है। गणितीय विकार क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है, तो इसको भी याद रखना, डिसकैलकुलिया। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सी, सिंपल सा इसका आंसर जाने वाला है। आगे देखेंगे, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानतः डेड डैश होते हैं। जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं ना, वो बच्चे कैसे होते हैं? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है, क्या होगा? देखिए उनको होता है डिस्थीमिया। क्या होता है? जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं बच्चे, उनको डिस्थीमिया होता है, सिंपल सा डी होता है। क्योंकि देखिए ये गणना करने से अगर बच्चे से पूछता, गणना करने के बारे में बच्चे से पूछता, तो हमारा इससे होता। डिसलेक्सिया पठन से अगर बच्चे को दिक्कत होती तब ये होता, अगर बच्चे को लिखने में दिक्कत होती तब ये होता, लेकिन शारीरिक रूप से अक्षम है बच्चा, तो हम क्या जाएंगे? डिस्थीमिया के साथ, आंसर डी जाएगा, सिंपल सा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से होती है, तो आपको भी बताया हमने, बच्चे पढ़ने में क्या होता है? डिसलेक्सिया, सिंपल आंसर, कुछ नहीं करना, समय ना लगा होगा। पढ़ने से जब समस्या होगी तो डिसलेक्सिया दिखे, पढ़ने से समस्या है बच्चे को, सीधा सीधा आंसर जाएगा। भाषा और बोधन के संबंध
विकार हैं, जो भाषा अवबोधन से संबंध विकार हैं, कौन कौन से हैं भाषा अवबोधन से? तो सिंपल सा भाषा से ही जुड़ा होगा, चालाघाट पठन से या वाक से नहीं, भाषा घात ही होगा, सिंपल सा, बिल्कुल भाषा घाट, सिंपल सा डी इसका आंसर जाएगा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर रहे होंगे। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? क्या बताता है? स्कूल बैग को कम करना, ऐसी बात नहीं है। ईवीएस पाठ पुस्तकों के बारे में कम संख्या करना, ये सब चीजें गलत है। ईवीएस पाठ पुस्तक आधा कर देना, ये सब नकारात्मक है। हमारा सी केवल कैसा है? धनात्मक है। कह रहा है कि अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। बिल्कुल बच्चे के अवबोध का भार कम करने की जरूरत है, ना कि बैग की, ना किताबों की, ना पाठ्यक्रम को। इनको कम नहीं करना, बच्चे का अवबोध जो स्तर है उसके भार को कम करना है। सिंपल आंसर जाएगा डी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही तरीके से किया होगा। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? यानी कि ग्रुप में सीखने से क्या फायदा होता है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, अलग अलग तो कभी करना ही नहीं होता। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, यानी कि विशिष्ट और सामान्य बच्चों को अलग कर देना। ग्रुपिंग की बात करता ही नहीं एनसीएफ, यानी ग्रुपिंग की बात जहां पे दिखे आंसर गलत होगा, हो ही नहीं सकता। अगला कह रहा है सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे में सक्रिय, देखिए सक्रियता दिख गई ना, भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बहुत बढ़िया आंसर कह रहा है। छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित नहीं करना है, तो हमें क्या मिला? सहयोग की भावना मिल रही। बच्चा सक्रिय कहां पे है? सिंपल सा सी आंसर गया। 30 सेकंड भी समय नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन को करने में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? देखिए थीम कौन सी एक है? देखिए ऊर्जा आपकी थीम नहीं है, सौर मंडल मौसम ये थीम नहीं है, भोजन आपकी थीम है, यानी थीमें कितनी है? 6 है। फैमिली एंड फ्रेंड, फूड आपकी हो गई। कौन कौन सी है कमेंट में लिखिएगा। फूड के बारे में बात करो, वाटर के बारे में बात करो, शेल्टर के बारे में बात करो, वी ट्रेवल के बारे में बात करो, वी मेक एंड डू के बारे में बात करो। तो थीमें आपकी सिंपल सी 6 है, इस बात को याद रखेंगे। तो सिंपल आंसर बी। डेड डेस्क के अलावा, यानी इनमें से किसी एक को छोड़कर निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। एक ऐसी है जो कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि नहीं है, बाकी सभी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है। यानी समस्या का समाधान कराना पढ़ाने की विधि है, सहयोग करना, निर्देश करना, ये सारी चीजें कैसी हैं? बच्चे को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है। लेकिन व्याख्यान विधि कोई उसको वक्ता नहीं बनाना है, वक्ता तो बनाना नहीं, तो पहला गलत है, जो गलत है वही सही है। आंसर इसका सिंपल सा ए जाएगा। यही ऐसी है जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि नहीं है, तो सिंपल आंसर ए जाएगा। दोस्तों कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? बताइए। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो सिंपल सा देखिए, संदर्भ की बुकों की बात करो, पोस्टर की बात करो या पाठ्य पुस्तक की। देखिए ईंधन के बारे में, संरक्षण के बारे में पढ़ाना तो हमें सिंपल सा समाचार पत्रों के बारे में बताना पड़ेगा। तो सिंपल आंसर इसका सी जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो में 30 में से मैक्सिमम लोगों ने 25 प्लस स्कोर किया है। अगर नहीं भी किया तो आप ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे, और अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर डालिएगा। सीटेट के लिए इस चैनल पर आपको सारी लेटेस्ट और न्यूज से लेकर सीटेट की परीक्षा को पास करने से लेकर सारे वो पेपर के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं और अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए सीटेट के, जितने भी शिफ्ट के, उन्हीं से निकाल कर लाए गए हैं। और आज के भी जो पेपर आपको है वो शाम को पूरा पेपर मिल जाएगा पूरी तरीके से विद सॉल्व, उसको भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिलेगा शाम की क्लास में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी वो वीडियो आपको तक पहुंच पाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर डालिएगा। वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो।